हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सविता। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक मुझे ये बताओ कि आप लोगों को जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो सबको जो है विजिबल है और जो ऑडियो सबको ऑडिबल है? एक बार मेरे को यस करके बताओ। जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर है। आज हमारी 6 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से, बट हमारी ये जो क्लास होगी इसमें हम अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट समझेंगे। आज हमारा जो कल वाला जो थ्योरी थी कोबर की उसका थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट रह गया है वो करेंगे और उसके बाद हम अपना जो आगे का है इरोजन इरोजन शुरू करेंगे। इरोजन से पहले वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग के बाद इरोजन शुरू होगा और फिर हम क्या करेंगे, मास मूवमेंट। तो कल संडे है, कल हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मास मूवमेंट वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने कोबर की थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि कोबर की थ्योरी में क्या था। देखो, जो कोबर है, कोबर की जो थ्योरी है, कोबर ने अपनी थ्योरी में जो है 3 स्टेज बताई थी। यानी कि हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो माउंटेन कैसे बने हैं, ये इतने बड़े बड़े आपको जो आज ये माउंटेन दिख रहे हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हमने ये पढ़ा था, इसके बारे में हमने स्टडी की थी, ठीक है। तो इन्होंने पहली स्टेज में ये बताया कि जो आपका क्या बनती है, फर्स्ट स्टेज बताई कि एक डीप बेसिन होता है, एक गर्त होती है। नहीं बेटे यशवंत, आज 6 बजे क्लास नहीं हुई है, आज 6 बजे वाली क्लास नहीं हुई है, अभी क्लास शुरू हुई है आज, ठीक है। तो देखो, एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में इन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा, जियोसिंक्लाइन बनेंगी। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, पानी का एक गड्ढा होता है। एग्जाम्पल आपका बे ऑफ बंगाल, एग्जाम्पल आपका टेथीस सी, और इस टेथीस सी से आपका हिमालय का ओरिजिन हुआ है। इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले आपका गर्त बनती है, गर्त बनने के बाद इसमें जो है सेडिमेंटेशन शुरू होता है। सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो प्लेट है, प्लेट इसको कंप्रेस करती है और कंप्रेस करने की वजह से फिर ये जो सेडिमेंट है इसमें क्या पड़ जाते हैं, इस सेडिमेंट में से फोल्ड पड़ जाते हैं। इसको बोला जाता है आपके फोल्डेड माउंटेन का ओरोजन या माउंटेन ओरोजनी, ठीक है। और इन्होंने बोला, देखो ये जो पानी, ये जो आपका गर्त है यानी पानी वाला एक गड्ढा है, जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन के साइड में ये जो हार्ड प्लेट है, इन हार्ड प्लेट को जो आपके कोबर है उन्होंने बोला है फोरलैंड या क्रेटगन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज मैंने बता दी, सेकंड स्टेज में दोनों जो फोरलैंड है यानी कि ये जो लैंड पार्ट है एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका लगता है। ये बताया गया था कल, ठीक है। थर्ड स्टेज में ये बोलते हैं कि है ना, कुछ पैरेलल
रेंजेस फॉर्म हो जाती है जियो सिंक्लाइन के दोनों साइड में। यानी कि ये देखो, ये आपकी जियो सिंक्लाइन है, इस जियो सिंक्लाइन के दोनों साइड यहाँ भी आपकी कुछ जो रेंजेस है वो उनका ओरिजिन हो जाता है, और यहाँ भी। तो इन पैरेलल रेंजेस को जो ये मार्जिनल एरिया पे बन जाते हैं, किनारे वाले भाग पर बन जाते हैं, इनको कोबर ने बोला है आपका रेंड कैटन। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना, रेंड कैटन किसको बोला गया है। और इन्होंने बोला कि जैसे आपके ये फोरलैंड है, फोरलैंड मतलब ये जो प्लेट है दोनों तरफ से फोर्स लगा रही है इस पे, अब यानी कि अपना जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो लग रहा है, तो उसकी वजह से ये साइड वाले जो पार्ट है, इस साइड वाले पार्ट का तो जो फोल्डिंग है वो हो जाती है, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है ना, इसकी अनफोल्डिंग रह जाती है, यानी कि ये बिना फोल्डिंग के रह जाता है। और ये जो पार्ट जिसकी फोल्डिंग नहीं हुई होती है, इसको बोला जाता है आपका स्विशनबर्ग। ठीक है, इस बीच वाले भाग को जिसमें फोल्ड नहीं पड़े उसको क्या बोला जाता है, स्विशनबर्ग। उसके बाद ये कहते हैं कि ये इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये चलती रहती है, चलती रहती है, आपका फोर्स लगता रहता है, और एक पॉइंट पे यहाँ पे भी आपके ये जो मीडियन मास है ये भी नहीं बचता है, और आपके माउंटेन का ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, ये बोला गया है। ये थी आपकी कल ये 3 स्टेजेस जो मैंने आपको कल बताई थी। अब हम हमें ये देखो, ये यहाँ पे देख लो, ये है आपका रेंडकेटन, ये स्विशनबर्ग यानी कि मीडियन मास भी बोलते हैं, स्विशनबर्ग और मीडियन मास। स्विशनबर्ग का मतलब होता है मीडियन मास, ऐसा मास जिसका फोल्डिंग नहीं हुआ है, ऐसा भाग सेडिमेंट का जिसमें फोल्डिंग नहीं पड़ी है। और रेंडकेटन क्या होती है, रेंडकेटन वो साइड वाले किनारे में जो आपकी रेंजेस बन जाती हैं उसे बोला जाता है रेंडकेटन। ठीक है, अब हमारी इस थ्योरी का इवेल्युएशन करेंगे, यानी कि ये इवेल्युएशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये थ्योरी इंपॉर्टेंट रही है, क्या इसने योगदान दिया है, और कैसे ये अप्लाई होती है, क्या इसमें कोई कमी भी है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज इनविसेज्ड बाय कोबर इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज माउंटेन बिल्डिंग। ये कहते हैं कि ये जो संकुचन का बल कोबर ने बताया, ये संकुचन का बल इतना पर्याप्त नहीं है कि इसकी वजह से आपकी ये जो दो प्लेट हैं इस इनमें मूवमेंट हो जाए। आपके कोबर ने ये बोला था ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्लेट ने मूवमेंट किया। तो वोल्केनो के बाद के टॉपिक्स रिकॉर्डिंग मुझे शो नहीं हो रहे हैं क्लास की। यशवंत, वो या तो वो टॉपिक सर ने अपलोड नहीं किए होंगे, अभी आपकी वो क्लास अपलोड नहीं हुई होगी इसलिए आपको शो नहीं हो रहे होंगे। बाकी मैं आज आपको जो सर है सर को बोलती हूँ कि जो वोल्केनो के बाद वाले टॉपिक है वो बच्चों को शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो संकुचन का बल है वो इतना ज्यादा प्राप्त नहीं है, इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि उसकी वजह से आपके ये जो दो लैंड पार्ट है उनकी मूवमेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सुयश ओनली वन साइड ऑफ द जियोसिंक्लाइन मूव। जो आपके सुयश है ना, वो ये बोलते हैं कि आपकी जो जियोसिंक्लाइन है वो एक ही तरफ से जो है मूवमेंट करती है, जो दूसरी साइड है वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है। लेकिन आपके कोबर ने तो बताया आपकी दोनों साइड से जो जियोसिंक्लाइन है उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, ये कहते हैं द मूविंग साइड हैज बीन टर्म्ड बाय सुयश ने, जो वो मूविंग साइड है उसको क्या बोला है आपका बैकलैंड, और जो आपका स्टेबल पार्ट है उसको बोला जाता है फोरलैंड। ठीक है, अब एक और डिफरेंस देखो यहाँ पे, जो आपके सुयश हैं, सुयश बोलते हैं कि ये आपकी जियो सिंक्लाइन है। पहले आपके कोबर की बात करते हैं। कोबर ने तो ये बोला था ये जियो सिंक्लाइन है, और जियो सिंक्लाइन वाले ये जो दोनों पार्ट हैं इसके साइड में ये जो हार्ड पार्ट है, यानी कि आपका प्लेट लैंड वाला पार्ट है जो इसपे फोर्स लगा रहा है, इसको बोला जाता है फोरलैंड। ठीक है, लेकिन आपके जो
अब सुयस है, सुयस ने इनका क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला सबसे पहली बात तो कि जो जियो सिंक्लाइन है वो सिर्फ एक साइड से जो है मूव करती है, उसकी सिर्फ एक साइड मूव होती है, दूसरी साइड क्या रहती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, और उन्होंने बोला जो ये साइड मूवमेंट करती है, जिस साइड में मूवमेंट होती है उसको तो उन्होंने बोला बैकलैंड, जबकि जो साइड स्टेबल रहती है जिसमें मूवमेंट नहीं होती उसको बोला है फोरलैंड। और आपके कोबर ने फोरलैंड किसको बोला, जिस जो मूवमेंट करते हैं दोनों तरफ से, जो आपके कौन से पार्ट है, मूवमेंट वाले पार्ट है, प्लेट वाले पार्ट को। ठीक है, ये सेकंड है इवेल्युएशन है थ्योरी का। अब थर्ड क्या है कि जो कोबर की थ्योरी है, कोबर थ्योरी समहाउ एक्सप्लेन द वेस्ट ईस्ट एक्सटेंडिंग माउंटेन बट नॉर्थ साउथ एक्सटेंडिंग माउंटेन कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। अब आपके जो ये बोलते हैं कुछ जो आपके ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने ये बोला कि जो कोबर की थ्योरी ना वो ऑफ कोर्स ये बताती है कि आपके जो अब माउंटेन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो फैले हैं उनका ओरिजिन तो ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ये थ्योरी इन माउंटेन के ओरिजिन पे तो सूट होती है, लेकिन जो माउंटेन आपके नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं जैसे आपका रोकीज एंडीज, इनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या बताती है, ये थ्योरी बताती है कि वेस्ट ईस्ट जो एक्सटेंशन है माउंटेन का कोबर की थ्योरी का, तो कोबर की थ्योरी उस पे तो अप्लाई होती है कि आज जो माउंटेन है उनका एक्सटेंशन कैसा है, लेकिन जो आपके नॉर्थ टू साउथ वाले जो माउंटेन है उस पे ये सूट नहीं होती है। ठीक है, आ गया आप सबको ये पॉइंट समझ में, जल्दी से बताओ मेरे। गुड इवनिंग रुचि। देखो कोबर का सिद्धांत किसी तरह पश्चिम पूर्व में फैले पहाड़ों की व्याख्या तो करता है, लेकिन उत्तर दक्षिण में फैले पर्वतों की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। क्यों? अच्छा अभी बताती हूँ। रुचि आज 6 PM वाली क्लास नहीं हुई थी। यशवंत देखो आपका जो, हाँ जी बिल्कुल, आपका जो ये नॉर्थ टू साउथ माउंटेन बनते ना, इनका प्रोसेस बनने का मैंने आपको बताया था। जब कन्वर्जेंट प्लेट दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं तो आपका कुछ पार्ट क्या है, ऊपर की ओर उठ जाता है, ये बीच का ये जो सेडिमेंट है इसमें क्या पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। ऐसे हुआ है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, यानी कि ऐसे नॉर्थ टू साउथ दिशा में जो पर्वत फैले हुए हैं उनका ओरिजिन ऐसे हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके जो ईस्ट टू वेस्ट हुए हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली आपका जब दो प्लेट एक तरफ दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं उसकी वजह से इन्होंने सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट जो है वो बताया है, नॉर्थ टू साउथ पे इनका ये जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होती है। ओके, जो आपके नॉर्थ टू साउथ जो माउंटेन बने हुए ना, जैसे आपका रोकीज है, एंडीज है, इसका जो ओरिजिन हुआ है ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ है, ना कि आपका। बेटे सभी स्लाइड का हिंदी तो मैं देती हूँ, सभी स्लाइड का हिंदी होता है। ये देखो पहले मैं इंग्लिश में करवाया है और कई बार पहले हिंदी में करवा देती हूँ फिर इंग्लिश में करवाती हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये आपकी कुछ थ्योरी है, ये आपकी कुछ थ्योरी है। ठीक है, और ये जो थ्योरी ना ये आपकी किस से रिलेटेड है, आपकी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी से रिलेटेड है। इनमें आपको क्या याद रखना है, इनका नेम याद रखना है, और जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी वो, यानी कि थ्योरी का नेम किसके ओरिजिन से रिलेटेड है और किसने दी है। तो सबसे पहले आपकी ये जो थ्योरी है, नोट में सभी स्लाइड की हिंदी नहीं होती। बेटे वैसे तो मैं सभी स्लाइड की हिंदी डालती हूँ, बट एक दो पेज ऐसा हो जाता है जिसकी हिंदी नहीं डालती हूँ,
क्योंकि वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है जब मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ ना उसको, तो वो हिंदी में वो लैंग्वेज का मीनिंग अलग आता है, इसलिए मैं वो स्लाइड आपको इंग्लिश में दे देती हूँ। तो वे अगर एक दो स्लाइड इंग्लिश में होते हैं तो उससे एडजस्ट कर लिया करो, बाकी मैं हिंदी में दे देती हूँ आपको। ठीक है, तो इन थ्योरी में देखो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसकी है, आपके जेफरीज की है। ठीक है, और जो जेफरीज है, जेफरीज ने अपनी ये थ्योरी किसके लिए दी थी? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेजर रिलीफ ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि आपका ये जो अर्थ है, अर्थ पे आपके कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं, आपके ये ओशियन कैसे बने हैं, माउंटेन कैसे बने हैं, आइलैंड कैसे बने हैं, इसके लिए इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। और जेफरीज ने क्या है, दो फोर्स बताए थे। एक फोर्स जो अर्थ के ठंडे होने की वजह से आता है जिसको बोला जाता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक वो फोर्स जो किसकी वजह से ओरिजिन होता है, अर्थ की रोटेशन में जब डिक्रीज होता है, यानी कि फोर्स कमिंग थ्रू डिक्रीज इन स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। यशवंत, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसलिए इन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इसलिए दी है क्योंकि आपकी जो अर्थ ठंडी होती है ना, तो उसकी वजह से एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से देखो, अभी तो आपको समझाया था कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इन्होंने क्यों रखी है अपनी थ्योरी का नाम। इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम कॉन्ट्रैक्शन इसलिए रखा है क्योंकि देखो, ये आपका अर्थ है, अर्थ ठंडी गर्म थी, गर्म होके ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो गई, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगा, और जो प्लेट है उन्होंने एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करी, और जैसे ही मूवमेंट शुरू हुई तो ओशन के बीच में जो सेडिमेंट था उसमें उभार आ गए, और आपके ये माउंटेन है, ओशन है, इनका ओरिजिन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये देख लिया ना आपको, ये दो फोर्स इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जेफरीज है, जेफरीज ने कौन से दो फोर्स बताए हैं, फोर्स कमिंग थ्रू द कूलिंग ऑफ द अर्थ, और फोर्स कमिंग, एक तो वो फोर्स जो अर्थ के ठंडा होने की वजह से आया है, और दूसरा वो फोर्स जो अर्थ की रोटेशन स्पीड में कमी होने की वजह से ओरिजिन होता है, उसकी वजह से इन सब का ओरिजिन हुआ है। किन सब का? आपके माउंटेन का, कॉन्टिनेंट का, ओशन बेसिन का, आइलैंड का, और फेस्टून। फेस्टून क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना आपके आइलैंड के, इनको भी बोला जाता है फेस्टून। और या फिर आप इसको आर्चिपेलागो भी बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जो सेकंड थ्योरी है वो है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली। बस ये याद रखना है, एक मिनट रुक जाओ बेटे। सेकंड जो आपकी थ्योरी है वो है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली। तो अब नाम याद रखना है कि सेकंड थ्योरी का नाम क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। ये किसने दी है? दिल्ली ने। और दिल्ली की ये बुक जो इम्पोर्टेंट, ये बुक दे रखी है ना यहाँ पे आपको, अवर मोबाइल अर्थ, कब दी? 1926 में। ये बुक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपकी पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। याद रखना, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी आपके दिल्ली के है, और दिल्ली ने आप ये जो थ्योरी अपनी कौन सी बुक में दिया है? अवर मोबाइल अर्थ में 1926 में। और किस लिए अपनी ये थ्योरी दी है? जो आपके अर्थ सरफेस पे ये अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर का ओरिजिन हुआ है,
उसके ओरिजिन और इवोल्यूशन को बताने के लिए की है। यानी इन्होंने ये बताया है कि जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ पर कैसे तो माउंटेन बने हैं, कैसे प्लेटू बने हैं, कैसे कैसे प्लेटू बने हैं, कैसे आपकी हिल बनी है, कैसे आपके ओशियन बेसिन बने हैं। ठीक है, ये है आपका स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ दिल्ली। देखो कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक देख लो। इसकी ट्रिक ये एल से याद रखना, एल और दिल्ली में भी एल आता है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी है आपके दिल्ली की, और 1926 में अपनी बुक अवर मोबाइल अर्थ में इन्होंने दी है। उसके बाद है आपका थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी एग्जाम में पूछी गई, ये सारी थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी गई है। इन थ्योरी के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे नेम पूछे जाते हैं और या फिर इनकी बुक पूछी जाती है। ठीक है, तो आपका है थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी और थर्मल कन्वेक्शन करंट। मैंने आपको कन्वेक्शन करंट बताई हुई है। ये जो थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, ये आपके दी है आर्थर होम्स ने, और आर्थर होम्स ने ये कब दी है, अपनी बुक में। इनकी बुक का नाम है द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है इनकी बुक के नेम, द अर्थ इनकी बुक का नाम है। इन्होंने अपनी इस बुक में ये क्या दी है, ये थ्योरी दी है थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स में। और जल्दी से मेरे को ये बताओ कि आपका जो सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट वो किसने दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये जो थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी है, ये किस लिए दिया आपके आर्थर होम्स ने, ये थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी है इसीलिए कि आपके अर्थ सरफेस पे ये जो रिलीफ फीचर है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, इसीलिए दी है। और आर्थर होम्स ने ये बताया अर्थ की 3 लेयर होती है, 3 जोन होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्रेनोडायोराइट, जो 10 से 12 किलोमीटर होता है। फिर इंटरमीडिएट लेयर जो 20 से 25 किलोमीटर होती है, जिसको हम एम्फीबोलाइट कहते हैं, और लोअर लेयर को बोला जाता है एक इक्लोजाइट। ये आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहली है आप सविता बोल रही है डेविस, डेविस ने नहीं दिया था आपका सी फ्लोर स्प्रेड का कंसेप्ट। ठीक है, आपकी जो 3 आपकी अर्थ की लेयर बताई हैं, जोन बताए हैं, सबसे पहली है आपकी ग्रेनोडायोराइट, सेकंड है आपकी एम्फीबोलाइट, और थर्ड है आपकी इक्लोजाइट। जैसे आपने पढ़ा है ना, ये सियाल, सबसे पहले सियाल के बाद साइमा के बाद निफे। ऐसे ही आपके आर्थर होम्स ने 3 लेयर बताई। सबसे पहले है आपकी ग्रेनोडायोराइट, एम्फीबोलाइट और इक्लोजाइट। किसी को भी नहीं पता कि सी फ्लोर स्प्रेड का कंसेप्ट किसने दिया है। ये हिंदी में देख लो। देखो कन्वेक्शन करंट तो मैंने आपको इतनी बार बताई हुई है कि कन्वेक्शन करंट क्या होती है। जो अर्थ पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी के भीतर संवहनीय जो धाराएं हैं, हिंदी में बोलते हैं समुद्र तल का प्रसार। समुद्र तल के प्रसार की विचारधारा किसने प्रस्तुत की है, ये बताओ। ये देखो, ये तो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के भीतर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति चट्टानों में जो रेडियोधर्मी तत्व है उसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्यादा होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्यादा होगा तो आपकी कन्वेक्शन करंट ज्यादा होंगी, और रेडियो एक्टिव मटेरियल कम होगा तो आपकी कन्वेक्शन करंट भी कम होंगी। ठीक है, अब आपकी जो कन्वेक्शन करंट है ना, वो 2 तरीके की होते हैं। देखो ये मैंने आपको समझाई हुई है। एक होती है आपकी असेंडिंग करंट, एक होती है आपकी डिसेंडिंग करंट। असेंड, जहां पे भी आपकी कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेंगी ना, ये देखो ऊपर उठी,
जब ऊपर उठी तो देखो इन कन्वेक्शन करंट में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और ये क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है। अगर यहाँ पे इनको, ये मान लो यहाँ पे आपकी कोमल रोक है यानी कि सॉफ्ट रोक है, तो ये क्या करती है, एकदम से इसको तोड़ के बाहर, ये क्या है आपका फिर वोल्केनो फट जाता है। ठीक है, फिर ये कन्वेक्शन करंट क्या करती है, नीचे बैठती है, वापस नीचे क्या कर जाती है, डिसेंड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये चक्र चलता ही रहता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ करंट का, यानी कि आपके सामान्य धाराओं के ऊपर उठने और नीचे बैठने का ये जो आपका प्रोसेस है वो चलता रहता है, और इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही आपके जो है वोल्केनो का इरप्शन होता है। ठीक है, ये देखो आर, ये कहते हैं आरोही संवहन धाराएं भूपरपट्टी की अधिक मोटाई के कारण भूमध्य रेखा के निकट भूपर पट्टी के नीचे उत्पन्न होती हैं, जबकि अवरोही संवहन धाराएं इसकी उतली गहराई के कारण ध्रुवीय परपट्टी के नीचे उत्पन्न होती है। पहले यहाँ पे अब ये देखो, ये मैंने आपको समझा दिया कि जो क्रस्ट है आपका सियाल और सीमा से मिलकर बना है, और ये जनरली जो आपकी सियाल है वो ओशियन एरिया में एब्सेंट है। सविता ने बोला है पेंग। सी फ्लोर समुद्र तल के प्रसार की जो विचारधारा है वो आपके किसने दी है, हैरी हेस ने आपके सी फ्लोर कंसेप्ट यानी के समुद्र तल के प्रसार की विचारधारा दी है। और साथ ही साथ अगर आपका हैरी हेस नहीं है तो आपका डिट्स होगा, DIETZ, डिट्स। इन दोनों ने आपके सी फ्लोर स्प्रेड के कंसेप्ट की विचारधारा दी है। जिसने ये थ्योरी नहीं देखी है वो देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मैंने सेकंड पॉइंट भी आपको बता दिया है कि जो कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट जो है, कन्वेक्शन करंट का उठना बैठना किस पे डिपेंड करता है कि अर्थ में रेडियो एक्टिव मटेरियल वो है कितना है। ठीक है, अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग करंट मैंने बता दी। ये देखो, ये आपकी ऐसे कन्वेक्शन करंट चलती हैं, ये आपकी कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठी, ऊपर उठती है ना, ऐसे आपका ये एक सर्कल चलता रहता है। यहाँ से गरम जो आपकी वेपर्स है वो ऊपर उठे, ऊपर उठ के जहां पे इनको सॉफ्ट रॉक मिल गई वहां से ये वोल्केनो की फॉर्म में क्या है फट जाते हैं, और फिर वापिस क्या है नीचे बैठना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे होता है, ये एक चक्र लगता है। इसमें एक बात देखो, जहां पे ये देखो, एक चीज और समझो, यहाँ पे जहां पे आपकी ये कन्वेक्शन करंट, जहां पे आपकी ये कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ के ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही है, ये देखो ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहां पे तो होगा आपका सी फ्लोर स्प्रेड, यानी कि समुद्र तल का प्रसार, यानी कि आपका जो वोल्केनो है, वोल्केनो का इरप्शन होगा समुद्र के पानी के नीचे, और उसकी वजह से समुद्र का जो तल है वो, उसका जो एरिया है वो बढ़ेगा। और जहां पे आपकी ये करंट देखो नीचे बैठ रही हैं, ये देखो ये आपकी दो एक दूसरे के पास आ रही है, मतलब कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये कौन मूवमेंट करवाता है, ये आपके नीचे का कन्वेक्शन करंट ही मूवमेंट कराता है। जैसे आपका कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट में जो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो वो इन कन्वेक्शन करंट के नेचर की वजह से होता है। और जो आपकी कन्वर्जेंट प्लेट में आपकी दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, तो वो भी इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से होता है। तो आपका जो थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है वो है आपकी किसकी, थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी है आपके आर्थर होम्स की। ठीक है, द अर्थ उनकी बुक का नेम है। अब है आपकी रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जोली।
याद रखना, रेडियो एक्टिव थ्योरी किसकी है? रेडियो एक्टिव थ्योरी आपके जोली की। और जोली ने अपनी ये जो थ्योरी है ये किस में दी थी? 1925 में अपनी ये बुक सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये पेपर में ये बुक पूछी गई है। सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है रेडियो एक्टिव थ्योरी उसमें दी है जोली ने। और जोली की थ्योरी को आप थर्मल साइकिल थ्योरी या थ्योरी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी किसके लिए दी है? ये जो माउंटेन बिल्डिंग है, यानी कि जो आपके माउंटेन बनते हैं उसमें कौन सा फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है? जो आपका अर्थ के नीचे एस्नोस्फेयर में रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी वजह से आपके माउंटेन का ओरिजिन होता है। ये आपका बताया जोली ने। जोली की बुक का नाम है आपका सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और इनकी थ्योरी को थर्मल साइकिल थ्योरी और थ्योरी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, जोली का रेडियो धर्मिता सिद्धांत। और जोली ने पृथ्वी की सतह की विशेषताओं की उत्पत्ति और विकास को ध्यान में रखते हुए 1925 में अपनी पुस्तक सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में कुछ रेडियो धर्मी खनिजों की रेडियो एक्टिविटी पर आधारित अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इनके जो सिद्धांत है उसको थर्मल चक्र सिद्धांत और पृथ्वी की सतह का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चार थ्योरी हैं। कोबर की थ्योरी के बाद भी मैंने आपको चार थ्योरी बताई हैं। जल्दी से इन थ्योरी के नाम लिखो, कौन कौन सी है? ये है आपकी सबसे पहली आपकी थ्योरी मैंने कौन सी बताई है? कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसकी थी? जल्दी से बताओ। जेफरीज की थी आपकी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। स्लाइडिंग करंट थ्योरी, स्लाइडिंग करंट कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी आपकी डेली की। उसके बाद आपकी थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी है आर्थर होम्स की। रेडियो एक्टिव थ्योरी है आपके जोली की। अब अगर आपको इन थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है, बस आपको इन थ्योरी का इतना याद करना है। एक डिफरेंस याद रखना, आपका जोली के में और ये आपका होम्स के में, ये जो आपका दे रखा ना आर्थर होम्स और जोली की जो थ्योरी है ना, वो दोनों की ही थ्योरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर जो है बेस्ड है। बट इन्होंने दोनों ने इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग रूप में यूज किया है। ठीक है, जैसे आपका जो होम्स है, Holmes use radioactive element to explain the origin of thermal। जो होम्स है आर्थर होम्स ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बताया है, एक्सप्लेन किया है किसमें? कि कन्वेक्शन करंट में। सब स्ट्रेटा में जो कन्वेक्शनल करंट है उनके ओरिजिन में इन्होंने बताया कि आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल हेल्प करते हैं। जबकि जो जोली है, जोली ने ये बताया है while जोली used them to explain melting and resolidification of substratum। जबकि आपका जो जोली है, जोली ने ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया है कैसे? ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपका जो लावा है उसकी मेल्टिंग होती है और वो फिर दोबारा से जो है जम जाता है। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे है ना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो नया टॉपिक है वो है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो पहले हम वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग के बाद हम इरोजन पढ़ेंगे, इरोजन के टाइप देखेंगे, फिर हम मास मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमें ये मास मूवमेंट वेदरिंग वाला जो है हम कल कंप्लीट कर देंगे और इरोजन भी कंप्लीट कर देंगे। और परसों संडे है, संडे को परसों सैटरडे को मास मूवमेंट कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, और आपका फिर संडे से आपका जो ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म वाले हैं
हाँ जी, ओवरऑल अगर आप देखोगे सभी थ्योरी में जो बेस लिया गया है ना, वो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ही दिया गया है, क्योंकि इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से आपकी जो प्लेट है वो मूवमेंट करती है, और जब तक प्लेट मूवमेंट नहीं करेंगी तब तक आपकी अर्थ पे जो रिलीफ फीचर है वो नहीं बनेंगे। आपके वोल्केनो का इरप्शन कैसे होगा? ठीक है, वोल्केनो के इरप्शन होने के लिए भी उनको कोई ना कोई तो जगह चाहिए ना कन्वेक्शनल करंट को, कि वो उस जगह को तोड़े, फिर वोल्केनो बाहर आए, और बाहर वोल्केनो का जब लावा आएगा तो उसकी वजह से आपके अर्थ के ऊपर क्या बनेंगे? पहाड़ बनेंगे। ठीक है, ओके। तो अब वेदरिंग और जो मास मूवमेंट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेदरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेदरिंग को बोलते हैं अपक्षय। ठीक है, तो मैंने आपको एक चार्ट करवाया था अर्थ मूवमेंट में। अर्थ मूवमेंट में आपका दो टाइप बताए थे, एक होता है आपका इंडोजेनेटिक फोर्स, एक होता है आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि आपके बहिर्वेदी फोर्स। ठीक है, बहिर्वेदी जो आपके फोर्स हैं, बल हैं, बहिर्वेदी बल। तो बहिर्वेदी बल में, बहिर्वेदी बल आपके कौन से बल हैं? बहिर्वेदी बल वो बल हैं जो पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी पर काम करते हैं, जैसे आपका विंड है, आपका पानी है, ग्लेशियर है। ठीक है, तो इन सब की वजह से आपके अर्थ पे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। बट इरोजन से पहले वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है वेदरिंग। वेदरिंग आपका किसकी वजह से होता है? आपके पानी से, हवा से, तापमान से, गैसों से, और आपके कुछ जो जीव होते हैं उनकी वजह से भी आपका वेदरिंग होता है। बट आपको सबसे पहले समझना है कि वेदरिंग क्या होता है। देखो, वेदरिंग ये होता है, ये आपकी कोई चट्टान है। ठीक है, जब इन चट्टानों के जो कण होते हैं, चट्टानों के कण ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ठीक है, और लूज होके उन चट्टानों की जो मिट्टी है वो उस चट्टान के आसपास ही क्या हो जाती है? गिर जाती है। लेकिन ठीक है, इसको बोला जाता है आपका वेदरिंग। यानी कि जो आपकी रॉक्स हैं, रॉक के डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना रॉक के, उन पार्टिकल का अलग हो जाना, और वे जो पार्टिकल है उनका अपनी जगह पे चकनाचूर हो जाना, यानी कि चूर्ण में बदल जाते हैं, और इसको बोला जाता है अपक्षय। ठीक है, अपक्षय के बाद आपका प्रोसेस होता है इरोजन। इरोजन में क्या होता है? जो ये चूरा अपनी जगह पे था ना, अब आपका हवा आएगी, पानी आएगा, और ये इसको यहाँ से बहा के दूसरे प्लेस पे ले जाएगा, इसको बोला जाता है इरोजन। और जहां पे ये हवा इसको गिरा देगी वहां पे इसको बोला जाता है आपका डिपोजिशन। आया समझ में? क्या होता है आपका अपक्षय, क्या होता है आपका अपक्षय, क्या होता है आपका इरोजन, क्या होता है, और आपका डिपोजिशन क्या होता है? ओके, तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेदरिंग रेफर टू ब्रेक डाउन और disintegration and decomposition of rock in situ through mechanical and chemical changes in the rocks and their minerals affected by water, temperature, wind, different atmospheric gases and organism। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका वेदरिंग। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। वेदरिंग में आपका जो ये मटेरियल है इसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्टिंग नहीं होती है, ये अपने ही प्लेस पे टूट टूट के गिरता रहता है, उसको बोला जाता है अपक्षय। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सेतु इज जनरली कॉल्ड वेदरिंग। इट मीन्स जो वेदरिंग है वो एक स्टैटिक प्रोसेस है, याद रखना। ये आप डिफरेंस करके लिख सकते हो कि आपका जो वेदरिंग है, जो अपक्षय है,
वो एक स्थिर प्रक्रिया है। स्थिर कैसे? क्योंकि ये अपनी जगह पर ही होती रहती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे आपका कोई रॉक है, ये आपका रॉक है, इस रॉक के चट्टान ये जो चट्टान है, चट्टान के जो कण है वो क्या है, ढीले पड़ गए। कैसे? टेम्परेचर की वजह से। अब कैसे पड़ेंगे ना, वो भी हम पढ़ेंगे। या फिर आपके प्रेशर की वजह से, पानी की वजह से इसके जो कण है ना वो ढीले पड़ गए, और ढीले पड़ने की वजह से इस रोक में आपकी दरार आ गई, दरार आके थोड़ा बहुत ये जो चूरा है वो नीचे पड़ गया। तो ये अपनी जो जगह है ना, अपनी जगह पर ही होता रहता है, इसलिए इसको स्थिर प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन आपका जो इरोजन है ना, उसमें क्या होता है, ये मटेरियल अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाता है, और इसको बोला जाता है आपका इरोजन को अनस्टेबल प्रोसेस। ठीक है, अनस्टैटिक। यशवंत पूछ रहे हैं मैम इसे जंग लगना बोल सकते हैं? नहीं यशवंत, इसको जंग लगना नहीं बोल सकते हैं, अपक्षय दूसरा होता है। जंग लगना आपके अपक्षय का एक क्या है, रीजन है। अपक्षय के होने का एक रीजन है आपका जंग लगना। जंग आपका जब ऑक्सीडेशन होता है ना रोक्स का, ये होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है आपके रोग के साथ, तो उसकी वजह से रोग पे जंग लग जाते हैं, और उसको बोला जाता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे आपने लोहा देखा, आपके घर पे कोई लोहे की चीज पड़ी हो और उसको आप बाहर गिरा देते हो, तो उस पे क्या होता है ना, लाल लाल पपड़ी जैसी आने लगती है, तो उसको बोला जाता है रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। वो जंग क्यों लगता है? क्योंकि वो आयरन आयरन आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हाँ जी, अपर्दन कहते हैं आपके इरोजन को, और अपक्षय कहते हैं वेदरिंग को। ठीक है, ये देखो आपका वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस है। वेदरिंग आपका क्या है, स्थिर प्रक्रिया, यानी कि स्टैटिक प्रोसेस है। ये देखो आपका, देखो आपकी कोई रोक है, ठीक है, ये आपकी रोक है, इसमें क्या है आपका, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है बिल्कुल, जिसकी वजह से ये जो रोक के पार्टिकल इनके बीच में जो आपका, हाँ जी, अपने ही प्लेस पर जब टूट फूट कर रोक गिर जाती है उसको बोला जाता है अपक्षय। और जब ये टूटा फूटा हुआ मटेरियल अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है तो उसको बोला जाता है इरोजन। और जहां पे ये जाके डिपॉजिट होता है उसको बोला जाता है आपका डिपोजिशन। मटेरियल डिपॉजिटेड इन अ न्यू स्पॉट इज नोन एज डिपोजिशन। और इरोजन में क्या होता है, मूविंग होती है, यानी कि परिवहन होता है। आपके ये जो मटेरियल है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होता है, आपका परिवहन होता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है आपका इरोजन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, ये आपका कोई रोक है, ठीक है, आपका दिन में तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और रात को क्या होता है, टेम्परेचर कम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये जो रोक है ना वो फैल जाती है। फिर रात में टेम्परेचर कम होने की वजह से ये रोक सिकुड़ जाती है। फिर अगले दिन फिर फैल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, रात को फैल जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से ये जो रोक है ना इसमें दरारें आने लगती है। दरारें आके उससे मिट्टी थोड़ी बहुत जो है, थोड़ा बहुत जो चूरा है वो नीचे गिरने लग जाता है टूट फूट के। और इसी की वजह से आपका क्या होता है, इसी को बोला जाता है आपका वेदरिंग। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन क्या होता है। अब एक चीज और होती है, एक बोला जाता है आपका एग्रेडेशन और एक बोला जाता है आपका डिग्रेडेशन। ठीक है, इरोजन की वजह से एक होता है एग्रेडेशन, एक होता है आपका डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को हिंदी में बोलते हैं निम्नीकरण। ठीक है, और एग्रेडेशन को बोलते हैं आपका, इसमें एग्रेडेशन का होता है आपका, एक मिनट, एग्रेडेशन का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ।
ठीक है, तो अब एक आपको मैंने बताया था डिग्रेडेशन और एक बताया था मैंने एग्रेडेशन। अब एग्रेडेशन का हिंदी वर्ड है भूमि में वृद्धि होना, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि में निम्नीकरण होना, यानी कि निम्नीकरण। देखो आपका ये इरोजन है, ये आपका कोई रोक है, ठीक है, ऐसे रोक है, इस पे आपकी क्या है, विंड ने काम किया, आपके पानी ने काम किया, तो इसकी वजह से अब ये जो चट्टान है इनकी जो हाइट है वो क्या हो गई, कम। ये देखो इतनी छोटी छोटी रह गई, तो ये क्या हो गया आपका डिग्रेडेशन, यानी कि आपका जो लैंड पार्ट है उसकी जो ऊंचाई है कम हो गई, निम्नीकरण हो गया, किसकी वजह से, आपके इरोजन की वजह से। और आपका एग्रेडेशन क्या होता है, एग्रेडेशन होता है, मान लो देखो अब यहाँ पे तो क्या हो गया, इसका तो इरोजन हो गया ना। अब जहां पे आपकी ये विंड, आपकी ये पानी इस मटेरियल को बहा के दूसरी प्लेस पे जाके इकट्ठा कर देती है, तो वहां पे क्या है, वहां पे एक गहराई वाले भाग को ये क्या कर देती है, उसको फिल कर देती है और उसको ऊंचा उठा देती है, और इसको बोला जाता है आपका एग्रेडेशन, यानी कि भूमि वृद्धि। ठीक है, और ये इरोजन की वजह से होता है। आ गया समझ में सबको? यहाँ पे भी आपको जो है डिफरेंस दे रखा है, वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। तो जो वेदरिंग है, वेदरिंग क्या होती है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, यानी कि जो आपकी चट्टान है, चट्टान का टूट जाना, उसको बोला जाता है आपका वेदरिंग। इरोजन में क्या होती है, इरोजन में होती है आपकी मूवमेंट, आपके सेडिमेंट, जो टूटा हुआ आपका सेडिमेंट था ना, वो उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, परिवहन होता है। और उसके बाद होता है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, आपका जो ये जिस मटेरियल की मूवमेंट हुई थी वो क्या है, वो दूसरी जगह पे लाके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है आपका डिपोजिशन। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ये वेदरिंग है, अपक्षय है, अपक्षय किन किन फैक्टर की वजह से होता है, किन फैक्टर की वजह से अपक्षय कम होता है, किस फैक्टर की वजह से आपका अपक्षय ज्यादा होता है। हिंदी में देख लेते हैं। अपक्षय की प्रकृति और परिणाम अलग अलग स्थानों और क्षेत्र दर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि आपका ये जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग आपकी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से होता है, इसका जो नेचर है अलग अलग होता है। मान लो आपका बारिश जहां पे ज्यादा होती है वहां पे आपकी केमिकल जो वेदरिंग है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगा, रासायनिक अपक्षय वहां पे ज्यादा होगा। लेकिन जहां पे आपका तापमान ज्यादा है, बारिश कम है, तो वहां पे आपका मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग यानी कि आपका भौतिक अपक्षय ज्यादा होगा। तो ये डिफरेंट करता है मौसम के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे हमें कैसा क्लाइमेट मिलता है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी आपका जो अपक्षय वो अलग अलग होता है। ये कहते हैं कि चट्टानों का अपक्षय मौसम के कारकों, मौसम के कारक कौन कौन से हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और आपका रेनफॉल हो गया, इन पर डिपेंड करता है आपका अपक्षय। दूसरा, चट्टानों की लिथोलॉजिकल और संरचनात्मक विशेषताएं। लिथोलॉजिकल और संरचनात्मक जो विशेषताएं वो कैसे, यानी कि जो आपकी रॉक है वो कैसे बनी हुई है, क्या आपकी ये रॉक हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड रॉक है, या आपकी ये सॉफ्ट रॉक है। अगर सॉफ्ट रॉक होंगी तो वेदरिंग जल्दी हो जाएगा, और अगर आपकी हार्ड रॉक है तो वेदरिंग बहुत लेट होगा। हार्ड रॉक का एग्जांपल है जैसे आपकी ग्रेनाइट रॉक हो गई, ग्रेनाइट आपकी हार्ड रॉक है, जबकि वही अगर आप मैं बात करूं आपके चूना पत्थर की या लाइमस्टोन की, तो वो बहुत ही सॉफ्ट रॉक है और उसका इजीली जो इरोजन है वो हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, अब ये देखो आपको एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, disintegration of rock is more effective in hot and dry region and in the region where frost action is more dominant, while chemical decomposition is more prevalent in hot and humid and temperate। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि जहां पे आपका
ड्राई यानी कि सूखा, सूखे की कंडीशन है, यानी कि आपकी बारिश कम होती है लेकिन हवा बहुत तेज चलती है, वहां पे आपका फिजिकल जो इरोजन है वो ज्यादा होगा, यानी कि भौतिक अपक्ष है। और वही जहां पे आपका केमिकल इरोजन कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पे आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहां पे ह्यूमिडिटी है वहां पे बारिश ज्यादा, बारिश ज्यादा तो आपके केमिकल रिएक्शन ज्यादा। अब ये देखो, ये सारी जो चीजें ये कंट्रोल करती है आपके वेदरिंग की। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक में होगा कि आपकी जो रॉक है उसका नेचर कैसा है। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं दो, हाँ जी, आपका जो वेदरिंग है वो तीन टाइप का होता है। आपका केमिकल वेदरिंग, यानी कि आप सॉरी, आपका जो अपक्ष है वो तीन तरीके का होता है। आपका सबसे पहला होता है भौतिक अपक्ष, सेकंड होता है रासायनिक अपक्ष, और तीसरा होता है आपका बायोलॉजिकल अपक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं ये जो फैक्टर बता रही हूँ इसमें है कंपोजिशन, यानी कि आपकी रॉक कैसे बने। इसमें दो बात है, एक तो आपकी परमिएबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी ऑफ रॉक, और दूसरा है आपका पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका रंध्रता और पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब होता है परमिएबिलिटी, और रंध्रता का मतलब होता है आपका पोरोसिटी। जो परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है आपकी जो रॉक है, रॉक का जो रॉक है वो रॉक इस तरीके से बनी हुई है कि उससे जो पानी है वो रिस के नीचे नहीं जा सकता, यानी कि हार्ड रॉक है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कि पानी रिस के नहीं जा सकता, क्योंकि इसके जो आपके मटेरियल है, कण है। अभी आपके ये टाइप करवाने हैं यशवंत मेरे को, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। पहले ये फैक्टर देख लो कि किसकी वजह से अपक्ष ज्यादा हो सकता है, किसकी वजह से कम। आपका सबसे पहले है परमिएबिलिटी, यानी कि पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब है कि आपकी रॉक्स के अंदर कितना ज्यादा पानी पेनिट्रेट करता है। अगर जो रॉक्स के कण दूर दूर होते हैं तो उसके अंदर पानी ज्यादा घुस सकता है, लेकिन अगर आपके रॉक्स बिल्कुल पास पास है, जकड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से आपका जो अपक्ष है वो कम होगा। तो ये होता है आपका पारगम्य और अपारगम्य चट्टाने, यानी कि परमिएबल और इम्परमिएबल। परमिएबल वो जिससे पानी जा सकता है, इम्परमिएबल वो जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है। अब एक होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी कि रंध्रता का मतलब क्या होता है कि आपके जो ये रॉक है, इस रॉक में जो आपके कण हैं उनके बीच में कितना स्पेस खाली है। अगर स्पेस ज्यादा खाली है, ये जो आपके जो सोयल में पोर्स होते हैं, आपके रॉक्स में पोर्स होते हैं, ठीक है, और उन पोर्स से आपकी जो हवा है वो पास होती है। अगर आपके पोर्स ज्यादा खाली हैं, ज्यादा वॉइड्स हैं, ज्यादा छेद हैं, तो आपका अपक्ष ज्यादा होगा। अगर अगर आपकी रॉक इम्पोरस है, यानी कि आपके जो छेद हैं वो कम है, तो आपका जो अपक्ष है वो कम होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर में आपकी रॉक हार्ड नेचर की है या सॉफ्ट नेचर की है। हार्ड रॉक होगी तो आपका जो वेदरिंग है अपक्ष वो कम होगा, सॉफ्ट रॉक होगी तो आपका अपक्ष ज्यादा होगा। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप। अब नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप में क्या है, ये देखो, आपका कोई स्टीप स्लोप है, ये देखो, एक तो बिल्कुल ये ऐसे और ऐसे ये खड़ा भाग है, तो ये जो स्टीप स्लोप होगा ना, यानी कि तीव्र ढाल होगा, इसका इरोजन ज्यादा होगा, इस पे कोई मटेरियल टिकेगा नहीं, पानी आया और अपने साथ इसको बहा ले गया, तो यहाँ पे जो वेदरिंग है वो ज्यादा होगा, इरोजन भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई भाग आपका, कोई आपका जो भाग है वो बिल्कुल क्या है, जेंटल है, आपका स्लोप ज्यादा नहीं है, तो वहां पे इरोजन कम होगा। तीसरा तीसरा है क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब देखो क्लाइमेटिक वेरिएशन में क्या है कि आपका यहाँ पे दो बात है क्लाइमेट में, एक है आपका टेम्परेचर और एक है आपका रेनफॉल। जैसे आपका 0 से 10 डिग्री का देखो एरिया, 0 से ये 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर 2 बजे के बाद, हर दिन 2 बजे के बाद आपकी बारिश होती है। ठीक है, बारिश होने की वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे केमिकल जो वेदरिंग है वो ज्यादा होती है।
केमिकल वेदरिंग क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, और पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे पानी अपना ज्यादा काम करेगा, सोयल को ज्यादा, मिट्टी को ज्यादा काटेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका इरोजन होगा। लेकिन वही आपका जहाँ पे ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में आपका पानी तो होता नहीं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टेम्परेचर की वजह से आपकी जो रोक है उसमें कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि कभी रोक सिकुड़ जाती है, कभी फैल जाती है, कभी आपका एक लेयर का जो टेम्परेचर है वो अलग हो जाता है, ऊपर वाली का नीचे वाली का अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो लेयर्स है वो अलग हो जाती है और अपक्षय हो जाता है। अब तीसरा है फ्लोरल इफेक्ट। फ्लोरल इफेक्ट यानी कि आपका वनस्पति, ये देखो, ये आपका मान लो ये आपका पहाड़ है, ये आपका वो वाला साइड है जहां से आपकी हवा चढ़ती है, जहां पे आपकी विंड ऊपर चढ़ेगी, तो जैसे जैसे विंड ऊपर की तरफ चढ़ती है तो बारिश ज्यादा करती है, बारिश ज्यादा करेगी तो यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगी, जब यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो अपक्षय है, वेदरिंग कम होगी, इरोजन कम होगा। क्यों कम होगा? देखो, आपकी जो ये वनस्पति है ना, वनस्पति जो सोयल है, सोयल के कण को, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को अपने जो जड़ है उनमें जकड़ लेती है, जिसकी वजह से आपकी हवा, पानी इसका इरोजन कम कर पाता है। वही अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो यहाँ पे वनस्पति नहीं होती है, जब वनस्पति नहीं होगी तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी को रोकने के लिए कोई साधन नहीं होगा, तो हवा इसको इजीली उड़ा ले जाती है, पानी इसको इजीली ले जाता है, और आपका इरोजन और वेदरिंग जल्दी होती है। तो ये है आपके फैक्टर जो वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी को वेदरिंग के फैक्टर में से कोई भी चीज समझ नहीं आए तो वो बता दो। हाँ जी, फिजिकल वेदरिंग होती है टेम्परेचर से, प्रेशर से, और आपका रेनफॉल से। सॉरी, टेम्परेचर प्रेशर से होता है। आपका केमिकल वेदरिंग होगी जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है जैसे आपका वेजिटेशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में एक तो आपके प्लांट रोल प्ले करते हैं, प्लांट का रोल मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके एनिमल, आपने देखा है कभी जो आपके बिलकारी जीव है, यानी कि जो बिल बना के रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे क्या है अपना चट्टानों में होल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो चट्टान है उसका इरोजन होता है, वेदरिंग होती है। हम माइनिंग करते हैं, यानी कि हम क्या खनिज पदार्थ निकालते, तो उसकी वजह से भी आपका जो है वेदरिंग होती है। देखा है ना ये सब? जैसे आपके कई बार आपने डॉग्स भी देखे, तो वो डॉग अपने हाथों से जो मिट्टी है उसको उखाड़ता रहता है, तो उसकी वजह से भी वेदरिंग होती है। आपके सांप वगैरह चलते हैं आपके नीचे जो बिल में रहते हैं, तो उनकी वजह से भी वेदरिंग होती है। ठीक है। अब सबसे पहला आपको समझाया गया है कंपोजिशन एंड, हाँ जी, टेम्परेचर की वजह से आपका फिजिकल वेदरिंग होती है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से और विंड की वजह से। और आप, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने यशवंत। और आपका जो रेनफॉल है, रेनफॉल की वजह से आपका केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां पे आपकी केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी। अब है आपका ये चट्टानों की संरचना, कंपोजिशन, चट्टानों का संगठन और संरचना। देखो, कहते हैं चूंकि अपक्षय में चट्टानों का विघटन और अपघटन शामिल होता है, और इसलिए खनिज संरचना, संयुक्त पैटर्न, परत प्रणाली, भ्रंश, वलन आदि बड़े पैमाने पर अपक्षय की प्रकृति और तीव्रता को प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले कंपोजिशन में क्या होता है कि ये आपकी कोई, हम्म,
एक मिनट बेटे। अब देखो, मैं ये बता रही थी कि ये आपकी रोक है। इस रोक पे जितने ज्यादा आपकी दरार होंगी, अगर दरार ज्यादा है, आपकी फोल्ड ज्यादा है, ठीक है, और आपका जो सॉफ्ट रोक है वो ज्यादा है, आपकी रोक सॉफ्ट भी है। देखो, दो कंडीशन हो सकती है, एक ये रोक है और ये एक ये रोक है, रोक ए और रोक बी। इस रोक ए में क्या हो सकता है कि ये हार्ड स्ट्रक्चर की होगी और इसमें आपके फोल्ड कम होंगे, फोल्ड भी कम होंगे, ठीक है, और इस ये इम्परमिएबल आपकी रोक है, तो इसका जो वेदरिंग है वो कम होगी, इरोजन भी कम होगा। वही दूसरा, एक तो ये सॉफ्ट रोक होगी, दूसरा इसमें दरार ज्यादा। जब दरार ज्यादा है तो पानी को काम कम करना पड़ेगा, पानी को इसमें, सॉरी, हवा को इसमें दरार तो नहीं करनी पड़ेगी, वो दरार ऑलरेडी पड़ी हुई है, बस ये उस दरार को अब और चौड़ा करता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रॉक का इरोजन होता जाएगा। तो ये बोला गया है आपका इसमें। अब आपको ये ना एग्जाम्पल देके समझा रखे हैं, जितनी ज्यादा आपके किसी भी रोक में ये जॉइंट यानी कि आपके फोल्ड फोल्ड ये ज्यादा होंगे ना, तो उसकी वजह से आपका उतनी ही तेजी से वेदरिंग और वेदरिंग ज्यादा होगी, इरोजन ज्यादा होगा। जैसे ये देखो, कार्बोनेट रोक, कार्बोनेट रोक वो रोक होती है जो आपका सॉफ्ट रोक होती है और इजीली जो है इरोड हो जाती है, इजीली उनका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। जैसे आपका लाइमस्टोन, अगर लाइमस्टोन के ऊपर हम पानी, जैसे आपका ये कोई लाइमस्टोन की रोक है, चूना पत्थर की, और यहाँ से कोई पानी का सोर्स है, तो इसका बहुत जल्दी से इरोजन हो जाता है। आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो भी आपकी कार्बोनेट की रोक है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, सोल्यूबल, सोल्यूबल का मतलब है घुलनशील मिनरल है, जल्दी से पानी के साथ घुल जाता है, जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग हो जाती है। और वेल अगर इसमें जॉइंट ज्यादा होंगे यानी कि दरार ज्यादा होंगे, तो उसकी वजह से जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है यानी कि भौतिक अपक्षय भी ज्यादा होगा, ठीक है। आप कहते हैं रॉक्स हैविंग वर्टिकल स्ट्रेटा आर इजीली लूजेंड एंड ब्रोकन डाउन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। ये कहते हैं कि जिन रॉक्स का जिन रॉक्स का जो स्ट्रेटा होता है, यानी कि आप ये जो ऊर्ध्वाधर स्तर वाली चट्टाने, ऐसी जो चट्टाने होती है ना, उनमें जो तापमान परिवर्तन है, तापमान परिवर्तन, पाले की क्रिया, हवा की क्रिया, इसके कारण इनके कण आसानी से ढीले हो जाते हैं और वे टूट जाते हैं। दूसरी ओर जो आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल रॉक्स होती है ना, हॉरिजॉन्टल तल वाली चट्टाने, ये क्या होती है, ये आपकी हार्ड होती हैं और इनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है, वो कम प्रभावित होता है। तो ये भी याद रखना, जो वर्टिकल स्ट्रेटा वाली, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्तर वाली चट्टाने होती हैं, उनका जो आपका अपक्षय है वो ज्यादा होगा, जबकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्तर वाली जो आपकी चट्टाने हैं, उनका जो आपका विघटन है या अपक्षय है वो कम होगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर था आपका क्लाइमेटिक वेरिएशन, हिंदी में देख लो जलवायु परिवर्तन। जलवायु को सभी प्रकार के मौसम का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सबको पता है आपका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर चीज में। जलवायु संबंधी भू आकृति विज्ञानियों को मानना है कि प्रत्येक जलवायु प्रकार एक विशेष प्रकार के मौसम के लिए निश्चित परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ये कहता है कि हर आपका जो जलवायु का टाइप है, हर जलवायु का टाइप एक मौसम के लिए कुछ ना कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए अधिक उपलब्ध पानी, यानी कि जहां पे पानी की उपलब्धता ज्यादा है और तापमान भी उच्च तापमान के कारण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां पे रासायनिक अपक्षय क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे नमी की मात्रा ज्यादा होगी और उच्च तापमान भी होगा, वहां पे जो आपका लीचिंग प्रोसेस है वो ज्यादा होगा। लीचिंग क्या होती है, देखो लीचिंग प्रोसेस होती है जो आपकी सोयल है,
ये सोइल की जो ऊपरी परत है, सोइल की ऊपरी परत से बारिश ज्यादा होने की वजह से सोइल की ऊपरी परत से जो आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। और ये जो ऊपर की परत है ये कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग कहाँ पे होती है, लीचिंग आपकी लीचिंग प्रोसेस होती है जहां पे आपका टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही ज्यादा होते हैं। तो जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज्यादा होंगे वहां पे आपका केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी, और वहां पे जो सोयल की सबसे ऊपर वाली परत है उससे जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो बह जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका लीचिंग प्रक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। केमिकल वेदरिंग इज मोर डोमिनेंट इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। जबकि केमिकल वेदरिंग है वो आपका जो ह्यूमिड एरिया यानी कि जहाँ पे आर्द्रता ज्यादा मिलती है ट्रॉपिकल एरिया पे। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, 0 से 23 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच वाला जो एरिया उसको बोला जाता है आपका ट्रॉपिकल एरिया। इस ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पे आपकी बारिश ज्यादा होती है वहां पे आपका, जहाँ पे पानी ज्यादा अवेलेबल होता है, हाई टेम्परेचर है, वहां पे आपका केमिकल वेदरिंग ज्यादा होता है। इस केमिकल वेदरिंग की वजह से आपके ज्यादा बारिश होने की वजह से, ज्यादा तापमान की वजह से लीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और जहां पे ये पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी ना वहां पे देखो ये जो मैकेनिकल वेदरिंग है वो कम इफेक्टिव होगी। आगे आप सबको समझ में यहां तक? ठीक है, अब दूसरी तरफ कहते हैं, दूसरी ओर उष्ण कटिबंधीय और अर्ध शुष्क यानी कि आपका जो डेजर्ट एरिया, सूखे वाले क्षेत्र हैं, उनमें जो यांत्रिक विघटन है यानी कि जो भौतिक अपक्ष है वो ज्यादा होता है। ये कहते हैं कि दिन के समय गर्म करने पर बारी बारी से विस्तार होने और रात में तापमान में दैनिक परिवर्तन के कारण सापेक्ष शीतलन होने पर संकुचन होने से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, और कमजोर होकर वो क्या करती है, उनके कण ढीले पड़ते हैं। कैसे, आपका दिन में डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये रोक फैल जाती है, रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, फिर अगले दिन फिर क्या होगा, ये और फैल जाएंगी, फिर रात को फिर सिकुड़ जाएंगी। तो ऐसे ये जो प्रोसेस है ना ये चलता जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ये कमजोर हो जाती है और ये टूट जाती है। ठीक, और आपका पक्ष होता है। और ये कहते हैं कि ये बताया जा सकता है कि आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में चूना पत्थर बहुत कमजोर चट्टान है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। आर्द्र का मतलब है जहां पे आपकी बारिश ज्यादा होती है, आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा वहां पे आपकी बारिश ज्यादा होगी। तो जहां पे आपकी उस ह्यूमिड एरिया वाले क्षेत्र में अगर आपकी कोई चूना पत्थर वाली चट्टान है तो उसका जो वो बहुत कमजोर चट्टान होती है, उसका इजीली जो अपक्ष है वो हो जाता है। ये कहते हैं कि लेकिन यही जो चट्टाने गर्म रेगिस्तान में अपक्ष और कटाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। चूना पत्थर की एक बात याद रखना, पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है, लेकिन यही अगर रेगिस्तान में होती है तो इनका इरोजन बहुत कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, टेम्परेचर का इन पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है जितना आपके पानी का हो जाता है। ठीक है, आ गया बेटे यहाँ तक सबको समझ में? उसके बाद कहते हैं द रॉक इन ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि जो आपकी चट्टान सूखे स्थानों पर होंगी वहां पे मैकेनिकल वेदरिंग ज्यादा होगा केमिकल वेदरिंग से, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन यानी कि चट्टानों का फैलाव और चट्टानों का सिकुड़ना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक पड़ जाते हैं, फ्रैक्चर पड़ जाते हैं, दरार आ जाती है, और उसकी वजह से
उनमें क्या हो जाता है, जो ये रॉक्स में जो दरार और क्रैक पड़ जाते हैं ना, इनमें फिर आपकी ये जो फ्रीजिंग एक्टिविटी है वो होने लगती है। यानी कि इनमें आपका रात को जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना रेगिस्तान में, तो यहाँ पे आपका जो पानी अवेलेबल होता है ना, वो पानी इनमें जम जाता है, थोड़ा बहुत पानी तो वो जम जाता है। फिर जम जाता है तो जो आपका बर्फ है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेती है, ठीक है। फिर दिन में पिघल जाता है, फिर रात को जमता है, फिर पिघलता है। तो इसकी वजह से ये जो पोर्स हैं, ये जो होल है, ये और चौड़े होते रहते हैं, ये जो क्रैक्स है और बढ़ते रहते हैं, और इसकी वजह से जो रॉक है वो वीक हो जाती है। और ये कहते हैं रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय मैकेनिकल। जो आपकी कोल्ड क्लाइमेट है, यानी कि पोलर एरिया में जो आपकी रॉक है, वहां पे ये जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, वहां पे तो आपका भौतिक अपक्षय होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो आपका टेम्परेचर बहुत कम है, और दूसरा वहां पे पूरा साल जो रॉक है वो किस से कवर रहती है? आइस से कवर रहती है, ठीक है। इसलिए वहां पे ना तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन केमिकल डिकम्पोजिशन रॉक्स का होता है, ठीक है। केमिकल डिकम्पोजिशन भी कब होगा? जब आपकी जो रॉक है, रॉक पर बर्फ ना हो, रॉक बर्फ से ना ढकी हो। अगर रॉक बर्फ से नहीं ढकी होंगी तो ही केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, नहीं तो वो भी बहुत कम इफेक्टिव रहता है, ठीक है। जो आपका ताजमहल है ना, ताजमहल में जो आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बताओ कोई? वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, मार्बल। तो उसकी उस पे क्या होता है, आपका जो ये हवा है ना और पानी है, ये काम करता है। आपका जो सल्फर है ना, सल्फर की वजह से उसका जो रंग है ना वो पीला पड़ रहा है, ठीक है। आ गया सबको समझ में? ये रीजन है आपके ताजमहल का जो पत्थर है वो येलो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बारिश होती है, बारिश में आपका सल्फर जो एसिड होता है वो भी होता है, नीट्रिक एसिड भी होता है। तो जब बारिश की वजह से वो सल्फर और नीट्रिक एसिड उस पर पड़ता है, तो उसकी वजह से उसका क्या होता है, उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है। आगे समझ में बेटे? अब ये कहते हैं कि दोनों मैकेनिकल और जो केमिकल वेदरिंग है ना, वो कहाँ पे बंद हो जाती है? जहां पे आपकी परमानेंट आइस शीट है, यानी कि वो एरिया जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहां पे आपकी ना तो मैकेनिकल वेदरिंग होती है ना केमिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट, ये जो आपकी मैं बता रही हूँ ना सविता, सल्फर गैस, ये सल्फर गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस ही है। सबसे ज्यादा आपकी जो एसिड रेन होती है ना, वो सिर्फ दो ही रीजन की वजह से होती है। दो ही आपकी उसमें गैसेस होते हैं, एक सल्फर और एक निट्रिक। ये दोनों की वजह से आपकी जो रेन होती है वो एसिड होती है। इसकी वजह से आपका जो रेन वाटर का पीएच है वो बहुत कम हो जाता है। 5.6 के आसपास आपका जो एसिड रेन है उसका पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग है ना, वो कहाँ पे बंद हो जाती है? दोनों ही रुक जाती है जहां पे आपका जो एरिया हमेशा बर्फ से ढका होता है, जैसे आपका अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आर्कटिक। यहाँ पे कोई भी वेदरिंग नहीं होती, ना मैकेनिकल ना केमिकल वेदरिंग, ठीक है। ये कहते हैं नॉट ओनली दिस सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, ये कहते हैं कि जो सीजनल वेरिएशन होती है उसकी वजह से भी आपका जो वेदरिंग है वो कंट्रोल होती है। आपका जैसे सर्दी आ गई तो सर्दियों में जो वेदरिंग है वो कम होगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेस पे बर्फ पड़ती है, और जहां पे बर्फ पड़ेगी तो वहां पे जो ये केमिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा ये बोलते हैं एग्जाम्पल इन मॉनसून, आपका जब बारिश होती है तो जो रोक होती है उनका जो मैकेनिकल भौतिक पक्ष ज्यादा होता है, कहाँ पे? हॉट एंड ड्राई समर में। और केमिकल वेदरिंग और बायोकेमिकल वेदरिंग कहाँ पे होगी? जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, ये याद रखना, जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे आपका
बायोकेमिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग होगी। लेकिन जहां पे आपकी बारिश कम होती है, जैसे आपका डेजर्ट रीजन, वहां पे आपकी भौतिक जो अपक्षय है, आपका मैकेनिकल जो डिसइंटीग्रेशन है वो होता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब जमीन की सतह स्थायी बर्फ की चादरों से ढक जाती है तो यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही अपक्षय बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी क्षेत्र की जलवायु में मौसमी बदलाव मौसम के लिए अलग अलग स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये आपके लिए जो छोटी छोटी बातें लिखी ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीजन असर्शन में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे रखा है कि मॉनसून जलवायु में गर्म और जो शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान चट्टाने यांत्रिक विघटन के अधीन होती हैं, जबकि गीले मानसून के महीनों के दौरान रासायनिक और जैव रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावित होता है। अब आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है? अब ये देखो, ये आपके वेदरिंग के प्रोसेस है। 3 वेदरिंग के टाइप होते हैं, आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोटिक वेदरिंग या बायोकेमिकल वेदरिंग है, इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में देखो, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ये क्या होते हैं बताऊंगी अभी, बहुत इजी है, ये नाम ही आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे, बाकी है बहुत इजी है। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट, एक्सफोलिएशन और अनियन वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड। केमिकल वेदरिंग में देखो, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, चीलेशन, हाइड्रोलिसिस। बायोटिक वेदरिंग एंड बायोकेमिकल वेदरिंग में प्लांट वेदरिंग, एनिमल वेदरिंग, प्लांट की वजह से वेदरिंग होती है, एनिमल की वजह से बायोकेमिकल वेदरिंग, एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग। ठीक है, तापमान परिवर्तन के कारण ब्लॉक विघटन। अब ये जो है ये हम कल की क्लास में करेंगे। कल हमारा जो है ये हम कोशिश करेंगे हमारे ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ही आपको ये पीडीएफ मिल पाएगी, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका एक टॉपिक और है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक है, देखो इसके बाद हमारा इरोजन हो जाएगा, ये वेदरिंग और इरोजन वाला हो गया आपका साथ में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका मास मूवमेंट। मास मूवमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जो आपका ड्रेनेज पैटर्न है, आपका ड्रेनेज सिस्टम है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका 3-4 टॉपिक रह जाएंगे, तो ये लगा लो 2 दिन में वे 4 टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि वे बहुत इजी हैं। ठीक है, तो आपकी ये लगा लो आपकी 8 क्लासेस और होंगी और आपकी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। फिर हम क्लाइमेटोलॉजी में चलेंगे और क्लाइमेटोलॉजी को हम 7 से 8 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएंगी, उसके टॉपिक क्या है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, आपके 14 टॉपिक है, जल्दी जल्दी मैं करवा दूंगी। और उसके बाद आपका ओशनोग्राफी में आपके 6 से 7 टॉपिक है, वो आपके 4 क्लासेस में 4 दिन में आपकी 8 से 12 क्लासेस में, यानी कि आपके 5 दिन में या 6 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अपना जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें अगले महीने में, आप जो सितंबर का महीना है उसमें अपने 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने, फिर हमारे 2 रह जाएंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम कर लेंगे 15 दिनों में, हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लेंगे। और आपकी सिर्फ 9 से 10 दिनों में हम कर लेंगे ये कार्टोग्राफी, यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक। और फिर हमारा क्या रह जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे, वो हमारे उनमें सिर्फ 10 दिन लगेंगे। तो कुल मिला के अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट, फिर हम रिवीजन करा करेंगे। ठीक है, बेटे अब किसी को कोई डाउट क्लास से रिलेटेड या कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है आपको? पहले मेरे को एक बार ये चेक करना था कि आपको क्लास क्यों नहीं दिख रही है ना? आप कह रहे हो
कि वोल्केनो के बाद आपको क्लास नहीं मिली है। यशवंत, आप कौन से कोर्स में, आपने कौन से कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है? देख लेती हूँ मैं एक बार कोर्स में कहां तक वीडियो अपलोडेड है। ज्योग्राफी का भी आपने कितने महीने वाला ले रखा है? पेपर 1 पेपर 2 वाला दोनों का इकट्ठा ले रखा है? सिर्फ पेपर 2 ले रखा है? आपका 12 मंथ वाला है, 6 मंथ वाला है? पीडीएफ बेटे आज मैं पक्का श्योरली आपकी अपलोड कर दूंगी। ओके सविता, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी आपका। वोल्केनो वाली टॉपिक अपलोड हो जाएगी, और वोल्केनो के बाद आपका एक टॉपिक और जो हुआ है 6 मंथ वाले में। आपकी 19 वीडियोस अपलोडेड हैं। वोल्केनो तक आपकी वीडियो अपलोडेड है, बस इसमें वोल्केनो के बाद वाली जो वीडियो ना वो अपलोड ही नहीं हुई है बेटे। आपकी रॉक्स वाला टॉपिक रहता है, 3 क्लास में आपकी रॉक्स हुई हैं, और आपका उसके बाद माउंटेन बिल्डिंग की 2 क्लास हुई हैं, 5 वीडियो अपलोड होनी रहती है। ये मैं बोल दूंगी, आपका ऐड हो जाएंगे आपके कोर्स में। ओके बेटे? नहीं सविता, अब यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी। अब हम अपना ये जो टॉपिक है ना, हम अपने टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हमें अपना सिलेबस कवर करना है। हो जाएगा बेटे, मैं बोल दूंगी आपका कल तक जो ये वीडियो ने आपके अपलोड हो जाएंगे, और नोट्स मैं आपके अपलोड आज ही शाम को पक्का कर दूंगी। ठीक है, कन्फर्मली मैं आपके जो नोट्स है वो अपलोड कर दूंगी, और अनाउंसमेंट कर दूंगी, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा जो आपके नोट्स है वो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, किसी को और कोई डाउट क्लास में? सविता, यशवंत, प्रीति, रुचि, वेलकम बेटे। यशवंत, नोट्स की, हाँ जी बिल्कुल, प्रिंट निकाल सकते हो आप, प्रिंट कर सकते हो यशवंत। नोट्स का जो प्रिंट है ना वो करवा सकते हो आप। तो आप मिलते हैं कल की क्लास में, क्लास लीव करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अपना डाउट लेना, कल वाले सेशन में आपके डाउट ले लूंगी, और आपके नोट्स और जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर आपका ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और जो भी टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेगा? यूट्यूब पे आपकी मेरी फ्री क्लास मिलेंगे, उस फ्री क्लास के नीचे जो बायो में मेरा लिंक मिलेगा। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपना अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। ओके ओके ओके।